नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के स्थापत्य और शिल्प से संबंधित क्लास चल रही है, वो भी आरबीएससी में चलने वाली पुस्तक आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की पुस्तक के अध्याय 6 में चल रहे हैं अपन। अध्याय 6 की अब लगभग 2 क्लासें बाकी है। इस क्लास के बाद में लगभग 2 और दूंगा मैं, क्योंकि अब ये आज जैसे दुर्ग वाली क्लास है, मंदिर इसमें शुरू कर देंगे, उसके बाद में लगभग 2 क्लासेस के अंदर अपन मंदिर पढ़ने वाले हैं। ऐसे चलेगा। देखो, आरबीएससी की इस पुस्तक में सारे दुर्ग आप लोगों के नहीं दे रखे हैं, ठीक है। जो दुर्ग अपन पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी दुर्ग हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आगे जीजीडी लिख के सर्च करेंगे। 6 से 7 क्लास आप लोगों को राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित मिलेगी। तो जो इसमें नहीं करवा रखे हैं, जो इसमें नहीं दे रखे हैं, वो भी मैंने करवा रखे हैं, 3-4 बार करवाए हैं। और इस क्लास के लिए, इनके लिए आप लोगों को कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है, देख लेना है। तो एक्स्ट्रा मैंने करवा रखे हैं। वैसे इसमें भी काफी सारे फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो प्रमुख दुर्गों वाली जो क्लासेस विभिन्न बैच में अपन ने दी आप लोगों को, वहां से आप देख सकते हैं। सारो मैटर कराई उड़ो है। आप वो बैच ही वास्ते चल रही हो कि जो आरबीएससी वालों भय है नहीं था दिमाग में, वो खत्म हो गया है कि हाँ, आरबीएससी का हमने एक एक शब्द पढ़ लिया और आरबीएससी का एक एक शब्द क्या उसके अतिरिक्त ही पढ़ा है, ठीक है। तो वहां से अपन एक भी लाइन मिस नहीं करने वाले हैं। करें शुरू? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज दुर्ग है जयगढ़ का दुर्ग। अब देखो, जयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? आमेर। अब जयगढ़ के दुर्ग के अलावा एक आमेर का दुर्ग और है। एक क्या है? एक आमेर का दुर्ग और है भैया, जिसे अंबिका पुर भी कहा गया, अंबेर भी कहा गया। ये सारे जैसे कि आप पढ़ते हो मावठा झील वगैरह, वो कौन से दुर्ग के अंदर है? वो यहाँ आमेर के दुर्ग में। आमेर के दुर्ग में मावठा झील पढ़ने को आती है। क्या आती है? मावठा झील जो है ना, वो आमेर के दुर्ग में पढ़ते हैं। दर्पण महल वगैरह वो भी है यहाँ पे, है। तो आमेर का दुर्ग अलग है, जयगढ़ का दुर्ग अलग है। अच्छा, जयगढ़ का जो दुर्ग है उसे चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। ये चीज नहीं दे रखी आरबीसी के अंदर। इसे क्या कहा जाता है? जो जयगढ़ का दुर्ग है, इसे चिल्ल का टीला, क्या कहते हैं? चिल्ल का टीला भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, कौन बता सकता है? इसे कहा जाता है संकट मोचक दुर्ग। संकट मोचक दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखो, ये मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक है। अब बताने रीत काम है कि नहीं है तो भी बताता। जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है इसके अंदर। तो जयगढ़ दुर्ग अपने विशाल पानी के टांकों और कुंडों के लिए भी जाना जाता है। विशाल पानी के कुंडों और टांकों के लिए भी जाना जाता है। अब देखो, जब कुशल जल प्रबंधन की बात आती है तो 2 दुर्ग ध्यान रखना है। एक तो विशाल टांकों के लिए जयगढ़ जाना जाता है, दूसरा उचित प्रबंधन के अनुसार देखें तो कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगढ़ में निचले स्थान पे जो है जल संग्रहण तालाब वगैरह बने हुए हैं, मध्यम पे खेती की जाती है और ऊपर रहते हैं राजा महाराजा राजप्रसाद वगैरह। निर्माण की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के कि कछवा शासकों का योगदान रहा और वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया, लेकिन जय सिंह प्रथम ने जो है इसका काम शुरू कर दिया था। कई पुस्तकों में यह भी दे रखा है कि मान सिंह ने जो है कार्य शुरू किया था जयगढ़ के बारे में, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू आरबीएसई से वर्तमान स्वरूप जो है सवाई जय सिंह ने दिया है। अब देखो, जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें बनी हुई है। गुप्त सुरंगों के लिए एक और दुर्ग भी जाना जाता है, वो तारागढ़ बूंदी वाला। उसके लिए तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा भी है कि संभवतः इस दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों ने करवाया। लिखो, एक लाइन लिखो, तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, कौन सा? बूंदी वाला, कि इस दुर्ग का निर्माण संभवतः भूतों और प्रेतों ने करवाया, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी गुप्त गुफाएं, सुरंगें वगैरह हैं। और सुरंगों के लिए कौन सा जाना जाता है? आपके जयगढ़ जाना जाता है। ये रहस्यमय दुर्ग के रूप में जाना जाता है जयगढ़। यहाँ कह के जो है भाई इम खजानो गड्डियोडो है एक टाइम, जो के इंदिरा गांधी सरकार ही भी टाइम जो है पूरा रोड ब्लॉक कर और सारो सारो खजानो 300 ट्रक में जो है दिल्ली गयो। ऐसी बातें भाई कहीं लिखी हुई नहीं है, कहीं सुनी बातें हैं। तो कहीं सुनी है तो हमें भी जहां से कोई सुनने को मिली तो आप लोगों को बता दी। आंख बंद करके इस चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते, कई सुनी बातें अभी चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तोप डालने का कारखाना था और ये एशिया का सबसे बड़ा, ये क्या कह सकते हो आप, एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना, सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना। तोपें यही बनाई जाती थी। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग जैसे अपने घर पे हो तो अपन कितनी भी बड़ी और विशाल चीज बना सकते हैं। तो इन्होंने भी बना दी एक तोप, बड़ाई भाई बड़ी से बड़ी बनाओ, तो सब बड़ी तोप बना दी जय बाण तोप। क्या बनाई? उसका नाम रखा जय बाण तोप। अब उसकी मारक क्षमता 22 मील थी, है।
उसकी 22 मील मारक क्षमता थी। और भाई साहब जीवन में सिर्फ एक बार फायरिंग किया, 100 किलो बारूद चाहिए था उसको चलाने के लिए। समझ सकते हो आपकी कितनी खतरनाक गर्जना हुई होगी। एक बार जीवन में एक बार सिर्फ फायरिंग की उससे, और गोला जाकर गिरा है 20 मील दूर है, 20 मील दूर वहां पे चाकसू में जाकर गोला गिरा है, और वहां पे एक तालाब खुद गया, गोरेलाव तालाब। वहां पे जब एक बार जब फायरिंग की तो वहां पे जो है गोरेलाव तालाब बन गया। क्या बन गया? गोरेलाव, गोरेलाव तालाब। और बना कहां? चाकसू के अंदर। कहां? चाकसू। ऐसा कहते हैं कि उस समय जितने भी पशु पक्षी और मानव, जितने भी जैसे स्त्रियां थी, उन सभी इसकी गर्जना से उन सभी के गर्भपात हो गए थे। इतनी भीषण गर्जना हुई, और एक बार में भाई साहब पूरा किलो हिला दियो, पूरा जो है गुंजायमान हो गो। राजा जी गयो भाई, एक बार चला दी, अगली बार चलाने नौबत नहीं आनी चाहिए, इन नहीं चलानी की टेस्टिंग नहीं हुई। और उस समय जो है ये सिर्फ ऐसे लंबी नाल, जैसी नाल बनाई थी, ऐसे चलाया था। फिर सवाई राम सिंह जी ने जो है इसके पहिए लगवाए कि इधर उधर कैसे करे, साफ सफाई समस्या है। तो इसके पहिए लगवाने का काम किसने किया है? सवाई राम सिंह जी ने किया है। जयगढ़ दुर्ग मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसमें देखना, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको डिटेल बताइए शिलालेख के साथ में। यहां शामिल नहीं कर सकते हैं आरबीएससी ने, एक साल पर पूरी नहीं, एक साल भी आरबीएससी की किताबें पूरी नहीं होगी एक एक चीज। तो वहां पे जो चीजें और ऑलरेडी उपलब्ध है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जब आपको लगता है कि हमें और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो उन क्लासेस को देख सकते हैं। ढूंढना ही नहीं है कहीं, सिर्फ लिखना है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, आगे लिखना है जीजीडी, सारी क्लासे आ जाएगी अपने क्लास नंबर वाइज। ठीक है, सारी की सारी। तो ये यहां पे ध्यान रखो कि इस किले में रखी जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना। तो ये लगभग आप समझ सकते हो कि 20 फीट तो लंबी है, 22 मील इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, एक बार गोला फायर किया, 20 मील दूर जाके गिरा, ये सारी जानकारी आप लिख सकते हो। इसको पहियों पे रखवाने का काम सवाई राम सिंह ने करवाया है, इसको पहियों पे रखवाने का काम सवाई राम सिंह जी ने करवाया, ये भी आप लिख सकते हो सारी सारी चीजें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जयगढ़ से संबंधित। एक इसके अंदर दर्पण महल और है। ठीक है, दर्पण महल है, और एक एक चीज जो मुझे याद आ रही है वो आप लिख लो इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दिया बुर्ज, दिया बुर्ज इसके अंदर स्थित है, जो 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग और बन रखा है, एक और चीज याद आई, इसके अंदर एक लघु दुर्ग और बना हुआ है, जिसे कहा जाता है विजयगढ़ी, जिसे कहा जाता है विजयगढ़ी। अब देख लो आरबीएससी की किताब, मूल किताब की तो दुरूपन है। अब वस्तुनिष्ठ में भी ये सारी जानकारी थान दी है। अब मान लो कि वस्तुनिष्ठ में मान लो एक दो जानकारी जो मैं क्लास में भी बता रहा हूं वो भी नहीं, क्लास में तो ऐसा है कि अपन बिल्कुल प्रत्यक्ष है, रूबरू है, तो मेरे दिमाग में जो चीज आती है तुरंत ही बता दी जाती है। पुस्तक की भी एक लिमिटेशन होती है। एक टाबर कल कमेंट करो, गुरु जी एक दो लाइन तो किताब में है ही नहीं। अरे किताबड़ी में एक दो सारी सारी लाइन आ दया नहीं, तो 286 पेज, 200 कितना, 212 पेज की किताब है, वो 212 पेज की आपके किताब नहीं, 300 के है ना, 312 पेज की, तो वो इतनी की किताब नहीं होती, 600 पेज की चली जाती है। इतने ज्यादा पेज हो जाते कि फिर वो जो है फिर मजा नहीं आता उसको पढ़ने में। तो किताब की एक क्या संक्षिप्तता होनी चाहिए, वो ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन भाई साहब आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक के अंदर आरबीएससी का एक भी शब्द ऐसा नहीं जो अपन ने छोड़ दिया, या एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो अपन ने छोड़ दी, एक्स्ट्रा ही जानकारी मिलेगी। काले एक टावर गए होगे गुरु जी कुंभलगढ़ के, तो उसमें से 5 प्रश्न दे रखे हैं कि भाई 5 प्रश्न उनके मतलब थे, जजमेंट क्या कर सकते। 5 प्रश्न दिए, वो प्रश्न एक प्रश्न भी लगभग जो है पूरी व्याख्या के समय एक एक प्रश्न भी ऐसे हैं, और 5 प्रश्न उनकी व्याख्या आप आरबीएससी की पुस्तक 10वीं की है उसको पास में रखो, और उसके अनुसार प्रश्न देखोगे, इसमें से कोई लाइन छूट गई फिर बताओ, मैं एक्स्ट्रा ही मिलेगी। क्या कुंभलगढ़ का नाम मत्स्येंद्र है, मच्छेंद्रपुर है, ये एक्स्ट्रा ही चीज मिलेगी, आरबीएससी पुस्तक में नहीं दे रखी। आरबीएससी की मूल पुस्तक के अलावा आप लोगों को 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा ही मिलनी है, छोड़ा कुछ भी नहीं है अपन ने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। और क्लास में मान लो एक्स्ट्रा कराया तो इसका तो दुख होना ही नहीं चाहिए, इसकी तो खुशी होनी चाहिए कि क्लास में सर और एफर्ट डाल रहे हैं और एक्स्ट्रा जानकारी, तो थोड़ी सी पेन चलाने का मजा भी आएगा, उसी किताब के अंदर चलाओ। यही तो पढ़ने का पैटर्न होता है। थे के चाहो ध्यान है, खुद ने मतलब पेन नहीं चलानी है, अपन जोर पड़ेंगे मतलब गुरु जी का हाथ बांध दो, गुरु जी भी और नहीं बताओ, अरे काका जी सवाल बन गया नहीं तो यही काम आए। तो हमें मत रोको, अपने हाथों को चलाओ, अपने को मेहनती बनाओ। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए रोकने के प्रयास मत करो। हर चीज की अलग महत्ता है, क्लास की अलग महत्ता है, टेस्ट सीरीज की अलग महत्ता है, पुस्तक की अलग महत्ता है, और आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसकी अलग महत्ता है। कंपैरिजन नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कंपैरिजन मत करो, कॉम्बिनेशन करो।
जितना जल्दी इन चीजों को एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी जो है बढ़ते चले जाओगे। अच्छा, एक किताब मान लो आपने को पूरी पढ़ ली 3-4 बार, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो आजीवन उसे ही पढ़ते रहोगे, आप और भी तो सामग्री ऐड करते हो ना, जब कंप्लीट होगी फिर तो करते ही अपन। तो ये चीजें क्या है, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जब आप इन्हें स्वीकार करना सीख जाएंगे तब आप कंपटीशन के लायक बनेंगे। और ये ज्ञान अपन यहाँ से फ्री में देते रहते हैं, तो इस ज्ञान को ले लिया करो और आत्मसात किया करो, क्योंकि जिन्होंने आत्मसात किया वो सैलरी उठा रहे हैं। तो जितो जल्दी थे भी आत्मसात कर लो, थे भी सैलरी उठाने लायक हो जाओ, नहीं तो मुझे बेरोजगारी बाहर उठाने फिरना पड़ी। हकीकत बात है, कड़वी है पर सच है। ले स्क्रीनशॉट। और आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक जैसी और पुस्तक ही नहीं मिल सकती आप लोगों को, देख लो ट्रेंड कर रही है पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी ऑफ सीजन में भी। चलो जालोर चलते हैं। देखिए जालोर का जो किला है ये जाबालीपुर के नाम से जालोर को जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे ऋषि जाबाली की तपोस्थली थी। कौन थे? ऋषि जाबाली का संबंध था। ठीक है, तो जाबालीपुर के नाम से जाना गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो इसका नाम जलालाबाद रख दिया था। ठीक है, अब इसे जो है सोनगिरी की पहाड़ी पे स्थित है, तो इसे जो है सोनगिरी दुर्ग भी कहते हैं, इसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। अच्छा एक और बता, तो इन कनकाचल भी क्या, इन कहीं के कनकाचल दुर्ग भी कहते हैं, इसे कनकाचल भी कहा जाता है, इसे जलालाबाद भी कहा जाता है, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा। अब देखो ये जानकारी कैसे तुरंत तुरंत याद होती है सीधी। अब कई जना नया नया टबर आया वो सोचे कि सर कम पढ़ाएंगे तो एग्जाम में कम बढ़ेगा। अरे मेरे कम पढ़ाने को कम थोड़ी बढ़ नहीं रहे, एग्जाम पेपर मैं थोड़ी बढ़ावा। हाँ हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम के अंदर आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन हम कम पढ़ाए तो एग्जाम में नहीं बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। सिलेक्शन चाहते हो तो जितना कंफर्ट जोन बना के चलोगे भाई साहब वहीं रह जाओगे कूपन डूपन के। हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ यदि सिलेक्शन चाहते हो। ये सूखड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न। प्राचीन नाम शिलालेखों के अनुसार जाबालीपुर कहते थे, ऋषि जाबाली की तपोस्थली होने के कारण, और सुवर्णगिरी नाम देखने को मिलता ही है। ठीक है, इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि परमारों ने करवाया। लो एक्स्ट्रा जानकारी, कौन क्या? जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार, ओझा जी कहते हैं कि इसका निर्माण परमारों ने करवाया है। अगर अकॉर्डिंग टू ओझा जी पूछे, निर्माण परमारों ने। और वैसे नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक में भी था, नाम ही बता दूं कि कौन करायो, नागभट्ट प्रथम करायो है। ठीक है, 8वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया है। समझ रहे हो बात? एक एक चीज जो है आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखिए प्रमुख शासक और युद्ध, प्रसिद्ध शासक कौन हुए? यहाँ के प्रसिद्ध और पारंगत शासक हुए हैं भाई साहब कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध मतलब इनके ऊपर ग्रंथ लिखा हुआ है, कान्हड़ देव नाम था। कान्हड़ देव और इनके पुत्र वीरम देव, इनकी कहानियां बहुत आप लोगों ने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक प्रश्न पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम आक्रमण हुआ उस समय सेनापति कौन था? वहां पे था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग जो था वो अंतिम सेनापति था। यहाँ पे 1311 की बात है, 1011 की, उस समय आक्रमण किया था। उससे पहले जो है शम्स खां को भी भेजा था यहाँ पे, है ना, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भी भेजा था। 1305 में पहला आक्रमण किया तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। तो ये चीजें जो है आप लोगों को साथ साथ में सीखनी पड़ेगी। देखो जालोर का जो आप लोगों को इतिहास पढ़ाया उसके अंदर ये सारी चीजें बता रखी है। फिरोजा किससे प्रेम करती थी? वीरमदेव से। वीरमदेव ने कहा मैं विधर्मी बालिका के साथ में विवाह नहीं करूंगा। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब यहां से निकलती जालोर से, तो ये कान्हड़ देव और ये क्या करते हैं, कान्हड़ देव की सेना इनकी अलाउद्दीन की सेना के जो लूट के धन वगैरह लेके आते हैं वो इनको ही लूट लेते, और इनको परेशानी देखनी पड़ती थी। तो युद्ध का मतलब कारण यही था। फिर अलाउद्दीन मतलब ये कान्हड़ देव कहता है कि मैं बुद्ध सिकन और मूर्ति भंजक को यहां से नहीं निकलने दे सकता, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात गई थी तो मूर्तियां तोड़ दी थी वहां मंदिरों की, है ना, तो इसलिए ये कहा। तो बहुत सारे युद्ध के कारण थे। सबसे मेन कारण होता है महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे कान्हड़ देव, है ना। इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा हुआ है कान्हड़ देव प्रबंध, उसके अंदर ये सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखो कि यहाँ पे तोपखाना मस्जिद है, एक इमारत है उसके ऊपर तोप रखी हुई है, इसलिए उसे कहा जाता है तोपखाना मस्जिद। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद बहुत आकर्षक है। यह मस्जिद पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा, भोज कौन? परमार
शासक भोज अलग हुए और प्रतिहार शासक भोज अलग हुए। प्रतिहार शासक भोज जो है वो मिहिर भोज के नाम से जाने जाते थे और परमार राजा भोज जो है वो मालवा के शासक थे। ठीक है, इन्होंने एक यहाँ पे संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, तोपखाना मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। और भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं, ये दुर्ग जो है बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। आप इस दुर्ग के सीढ़ियां चढ़ोगे तो आपको चढ़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि देख रेख नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है ध्यान देना चाहिए, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक संस्कृति, इतिहास को संजोए हुए, संस्कृति को संजोए हुए ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरी बीएड जालोर से ही हुई है, तो मैंने ये चीज देखी है कि भैया रख रखाव इसका नहीं, झाड़ियां उग रही है और जो है जानवर वगैरह वहां पे मल शौच वगैरह कर लेते हैं, बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है, देख रेख नहीं है इतनी, तो स्थिति ध्यान रह जाएगी। इन शॉर्ट, सोनगिरी पहाड़ी, सुकड़ी नदी प्रतिहार शासक ने निर्माण करवाया 8वीं शताब्दी में, नागपट प्रथम ने, जाबालीपुर नाम है, जलालाबाद नाम दिया गया। समझ में आ गई बात, सारी की सारी चीजें। तोपखाना मस्जिद है। अच्छा, मलिक शाह, ये भी लिख लेना, मलिक शाह की दरगाह। और एक चीज लिखना चाहो तो लिख लोगे, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, वो भी यहीं पे है। एक तो यहाँ पे है, एक है पिछोला झील के किनारे, एक जगह थी सिंगारी, एक जगह थी गलकी, दो नटनी, और दोनों की जो है मृत्यु हो गई थी, तो वहीं पे इनकी याद में स्मारक बना दिया, नटनी का चबूतरा। आगे बात समझ तो ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई जी। जैसलमेर का किला, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, पत्थर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। क्यों जैसलमेर इतना दूर है, इतना दुर्गम है, क्या भैया घोड़ा कीजे काट का, लकड़ी का घोड़ा चाहिए, पग कीजे पाषाण, पत्थर के पैर चाहिए, बख्तर कीजे लोहे का, जो बैठने का घोड़े के ऊपर होता है वो लोहे का बख्तर होना चाहिए, और तब पहुंचे जैसाण के, जैसलमेर तभी पहुंचा जा सकता है, इतने दूर है, वहां दुर्गम रास्ता है। जैसलमेर दुर्ग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये भी कहते हैं कि ये जो है त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि गोरहरा पहाड़ी पे है। तो दो पहाड़ियां याद रखनी है, एक तो क्या याद रखोगे, त्रिकुट, एक क्या याद रखोगे, गोरहरा। अब गोरहरा पहाड़ी पे होने के कारण इस दुर्ग को कहा जाता है गोरहरा गढ़, कहीं कहे गोरहरा गढ़। ठीक है, और सोने के जैसा दिखता है भाई साहब, इसलिए इसे कहा जाता है स्वर्णगिरी, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्णगिरी। अब देखो, जालोर दुर्ग को अपन ने पढ़ा है सुवर्णगिरी, और यहाँ पे है स्वर्णगिरी, दोनों के अंदर हल्का सा शब्दों के अंदर अंतर देखने को मिलेगा, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। सुवर्णगिरी अलग है, स्वर्णगिरी अलग है, दोनों के अंदर अंतर ध्यान रखना। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है, और दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल रेगिस्तान है। तो बताओ ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग हुआ, ये हुआ आपके दानवन श्रेणी का दुर्ग। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, दानवन श्रेणी का दुर्ग है। जो धोरों में बना हुआ है वो कहलाएगा दानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाएगा। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। ये पीले पत्थरों की चमक के कारण सोनार किले के नाम से जाना जाता है ना। तो इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना आप। अच्छा, ये इसका फोटो देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, ये बाहर जो है इसके जो ये परकोटा अलग से ही देखने को मिलेगा, ये इसकी विशेषता है। तो ये जो है पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है, क्योंकि इसका परकोटा ये। अब ये परकोटा जो है ना भाई साहब, ये परकोटा जो आप लोगों को दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये परकोटा जो दिख रहा है इसको कहा जाता है कमरकोट। इसको क्या कहते हैं, इसका ये बाहरी परकोटा है, इसको कहा जाता है कमरकोट। और ये ऐसा दुर्ग है जो दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। और मैं विशेषता बताऊं इसकी, तो इसकी विशेषता है भाई जी इसकी विशेषता है कि ये जो है ना इंटरलॉक पद्धति से बना हुआ है। इंटरलॉक सिस्टम है, यानी कि दो पत्थर है, देखो चूना नहीं, सीमेंट नहीं, गारो नहीं, की नहीं, दो पत्थर है, उनको ऐसे भिड़ा देंगे, वो इंटरलॉक पद्धति होगी। अब जैसे रोड सड़क पे जो ब्लॉक्स लगते हैं, वो ब्लॉक्स एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं, उसके अंदर कुछ सीमेंट वीमेंट नहीं मिलाया जाता, वो क्या है, इंटरलॉक पद्धति। तो ये दुर्ग जो है ना, इसकी निर्माण तकनीक जो है, एक दूसरे के अंदर पत्थरों को फंसा के इंटरलॉक पद्धति से बना हुआ है, बिना चूना सीमेंट के प्रयोग किए हुए ये दुर्ग बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है भाई साहब। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। और इसके निर्माता देखिए, इस किले के निर्माण में 1155 ईस्वी के अंदर राव जैसल ने जो है इसका निर्माण करवाया था। राव जैसल कौन थे, भाटी शासक थे। कौन थे, भाटी। तो ये जो है अपने उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से। अब कुछ बच्चों के सीधा दिमाग में एक सवाल क्लिक होता है, अरे गुरुजी
गलत बता दियो। उत्तर बड़कीवाड़ तो बटनेर को कहा जाता है। जहां पे भाटियों का शासन रहा है वो किले उत्तर बड़कीवाड़ के नाम से जाने गए हैं। जैसलमेर दुर्ग को भी कहा है और बटनेर दुर्ग को भी कहा है। कहीं ना कहीं भाटियों के आधिपत्य में दुर्ग आया है तो वो उत्तर बड़कीवाड़ के रूप में जाना गया है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखोगे, वहां पे भी ध्यान रखोगे। जैसलमेर दुर्ग के अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निर्माण तकनीक देखो, बिना किसी चूने के, ठीक है, किले को चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बड़े बड़े पीले पत्थरों को एक दूसरे के अंदर फंसा के यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। मैं देख के आया हूँ भाई साहब, जैसलमेर किला भी देख के आया हूँ, बहुत शानदार दुर्ग है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। और देखिए जैसलमेर दुर्ग की और विशेषता देखिए कि यहाँ इसके लिए कहा जाता है कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ की लकड़ी की घोड़ी होनी चाहिए। वही है, मैं डायलॉग बताया ना पर है, घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, अस्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसा के बोलो तारा रा रा। बस वही है। दिखावट कैसी है, जैसे कि लंगर डाले कोई जहाज खड़ा है। हुज कैसन ने ये शब्द कहे थे, ये किसने कहे थे सर? हुज कैसन ने ये कहे थे कि भाई दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि लंगर डाले कोई विशाल जहाज रेगिस्तान के समुद्र के अंदर खड़ा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। रेगिस्तान के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा होता है, इस तरीके से ये जो है दूर से देखने पे ऐसा दिखता है, ये कहा है। पूरा का पूरा पीले पत्थरों से बना हुआ है ये, ठीक है, तो इसे जो है ये रेगिस्तान के जहाज की तरह ही नजर आता है। अब इस किले के भीतर क्या क्या है, इसके अंदर देखो प्राचीन और भव्य जैन मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं, जिसमें से प्रमुख है पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ऋषभदेव जैन मंदिर। अच्छा, दुर्ग के अंदर ही और एक बात भाई साहब जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि ये भी आप लोगों के क्या है, लिविंग फोर्ट है। ये भी क्या है, लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर। इसके अंदर भी लोग निवास करते हैं। अंदर जाओगे तो अंदर लोगों के घर भी है ना, मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वहीं से अंदर जाओगे तो जो ये जैन मंदिर है, इन्हीं के पास में अंडरग्राउंड में एक जो है आप लोगों के दुर्लभ संग्रहालय है, जहां पे पांडुलिपियां, ताम्र पत्रों पे खुदी हुई पांडुलिपियां पड़ी है। बहुत शानदार जगह है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, ऋषभदेव जी का मंदिर है। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवार विलास, ये प्रमुख महल इसके अंदर बने हुए हैं। और दुर्लभ संग्रहालय है किला दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत आप लोगों को पढ़ाए थे ना, नियुक्तिवर्ती 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण चित्रकला के अंदर, वो ग्रंथ यहीं पे पढ़े हैं, इसी किले के अंदर, इसी संग्रहालय के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। आहा भाई क्या दुर्ग आया है, लोहागढ़ का दुर्ग। वह दुर्ग जो लोहा ले दुश्मनों से, वो है लोहागढ़ का दुर्ग। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसे जीतना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बताइए? इस दुर्ग की विशेषता देखिए, ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। कौन सी? ये देखो पारीख, पारीख ख यानी कि चारों तरफ खाई, पारिध ध यानी चारों तरफ दीवार। ठीक है, तो ये दोनों ही श्रेणी में आता है। अब इसकी विशेषता यह है कि दुश्मन यदि पार करके जाए तो जाए कैसे? सुजान नहर से जो है इसके अंदर पानी भरा जाता है और जहरीले जीव छोड़ दिए जाते हैं, जा नहीं सकते अंदर। और पारिक दुर्ग और मिट्टी की चारों तरफ इसके दीवार है, तो क्या करता है दुश्मन? गोला छोड़ता वहां से, तो गोला जो है मिट्टी की दीवार में जाके धस जाता, उसकी जो सुरसुरी बुझ जाती है ना, सुरसुरी है उसके जो है वो लगाते, वो ऐसे बजती है पटाखा छोड़ते जब, क्या बोलते हो आप अपनी भाषा में? मैं तो सुरसुरी का। ठीक है, तो वो जो है अंदर धस के बुझ जाती, फूटता ही नहीं। तो इसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। कर्नल लेक ने इस पे आक्रमण किया था, 5 बार आक्रमण किया है ना। और भाई साहब बहुत जबरदस्त जो है इसकी विशालता, इसकी मजबूती देखी जा सकती है, इसलिए इसको लोहागढ़ का नाम से जाना जाता है। भरतपुर के जो जाट राजा थे उनका यहाँ पे शासन रहा है, और उन्होंने भाई साहब बाहर से, जैसे दुर्ग के दरवाजे वगैरह बाहर जहां जहां उनको पसंद आए वहां से लेके आए, वहां से। ठीक है, सारी चीजें। तो देखो ये किला भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता, शौर्य गाथा और अपने अंदर समेटे हुए अजेयता और शूद्रता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे जो है अजय किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अजय किला या अजय दुर्ग भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग के अंदर एक लाइन लिखो, एक याद आ रही है मुझे। जालोर दुर्ग के अंदर लाइन लिखो कि कोई भी विदेशी आक्रांता इसके द्वार नहीं खोल पाया, गद्दारी के कारण ही द्वार खुले हैं। रायोरा भावराते बीताम थान में कहावत बताई हुई है। ठीक है, गद्दारी की गई तभी जो है द्वार खुले। जालोर दुर्ग के किले के द्वार भी जो है कोई आक्रांता विदेशी नहीं खोल पाया, और इसे भी अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है।
अब देखो निर्माण, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट द्वारा 1733 में करवाया है। और महाराजा सूरजमल जाट को क्या कहा जाता था? जाटों का अफलातून शासक। क्या कहते थे? जाटों का अफलातून शासक कहते थे। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। वर्तमान स्वरूप, यहां स्थित एक कच्ची गढ़ी को विकसित करके वर्तमान स्वरूप दिया। अब देखो एक प्रश्न जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था कि आरबीएससी ने पूछा? आरपीएससी ने पूछा था शायद। प्रश्न क्या था कि वह किला जो खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी के रूप में जाना गया। अब कच्ची गढ़ी तो अपा भी दियोड़ो बिम खाली के हो, खेमकरण जाट शब्द जोड़ना। खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी थी ये, और वहां पे किला बनाया गया, तो वो इसी किले से संबंधित है। इसी किले से संबंधित है, खेमकरण जाट की गड्डी के रूप में जाना गया है। अपनी किताब में दे रखा है। ठीक है, महाराजा सूरजमल जाट ने जो है इनका निर्माण करवाया इसका। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, बहुत शानदार किला ये। अब देखो लोहागढ़ का जो प्रवेश द्वार है अष्ट धातु के बने हुए किवाड़ है, उसके अंदर दरवाजे कैसे हैं? अष्ट धातु के। अब देखो किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित एक कलात्मक और मजबूत दरवाजा लगा हुआ है, और इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। दिल्ली से जो है इस दरवाजे को लाए थे, और दिल्ली वाले अहमदाबाद से ले गए थे। दिल्ली वाले अहमदाबाद से ले गए थे, सल्तनत काल में दिल्ली वाले अहमदाबाद से ले गए, तो जवाहर सिंह जो है वहां से लाके और यहाँ पे दुर्ग में लगवा दिए। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अवैधता इसकी अवैधता और सुरक्षा व्यवस्था देखिए, मिट्टी की दीवारें और खाई है चारों तरफ। इस किले की चौड़ी दीवारें इसकी सुरक्षा का मुख्य आधार है, और बाहरी दीवारें कैसी है? मिट्टी की बनी हुई है, जो तोप के गोलों को सोख लेती है। मैं बताया वही चीज जो है लैंग्वेज में यहाँ लिखी जाए, समझी जाए कि क्या दकड़ो दुश्मन जो है तो पर गोलो छोड़ियो सीधा आके शूक, और बस कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी जो है वो बाती उसकी बुझ जाती है। ठीक है, इसीलिए। अब किले की चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है, और यहाँ पे मोती झील और सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। इसके चारों तरफ कैसे गहरी खाई है चारों तरफ, ये देखो, और यहाँ पे इनसे जो है पानी भरा जाता है। अंदर पहुंचना मुश्किल। अब खोले तो खोले कैसे? यहाँ पे ये पुल होता है ना, इसको ऊंचा कर देते। अब चारों तरफ से सुरक्षित, कोई पहुंच नहीं सकता। अभी टाइम वो तो है कौन क्या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मैं उतर जाऊं, वो सिस्टम ही कौन हो, कैसे जीता ही नहीं जा सकता। इसलिए जय किला था। लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी था। लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया 1805 में। इससे पहले 5 बार आक्रमण किया इसने। जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, और असफल रहा है, जीत ही नहीं पाया। भाई अंग्रेज नहीं जीत सके, देख लो, अंग्रेज ही नहीं जीत सके। उनके पास में तो कितनी तकनीक थी, लेकिन फिर भी वो भी नहीं जीत पाए थे। इतना जबरदस्त ये किला है। ठीक, ले स्क्रीनशॉट लो भैया, स्क्रीनशॉट। इसके अंदर एक जवाहर बुर्ज बना हुआ है, एक फतेह बुर्ज बना हुआ है, दोनों ही याद रखना। ये बुर्ज पूछते हैं आप लोगों को, एक तो है जवाहर बुर्ज और एक है फतेह बुर्ज। ठीक है ना, ये दोनों ही पूछते हैं, इन दोनों को भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भरतपुर के अंदर स्थित और जो चीजें स्थित है, और इसके अलावा और क्या दे रखे हैं आपके। देखो भरतपुर के अंदर क्या है, किशोरी महल है, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, ये चीजें। अब मान लीजिए डायरेक्ट एक प्रश्न बना है अपना, आपने नहीं पढ़ा और सीधा पढ़ा बना है प्रश्न कि कौन सा ऐसा किला है जिसके अंदर दादी माँ का महल बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ 90% बच्चे जो इतना ध्यान नहीं देते हैं ठीक ढंग से, वो गलत करके आएंगे, याद ही नहीं आएगा, और फिर आके कहेंगे सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट चला दादी माँ का महल पूछ ले बताओ, किसी मास्टर को नहीं। अब मास्टर तो पढ़ा चुकिया थे, ध्यान कौन दियो इनको, मतलब वो नहीं है कि मास्टर नहीं पढ़े हो, आपने आंखें बंद करने हो सूरज डूब जाए वो नहीं हो सके। ठीक है, तो क्या क्या है, किशोरी महल है, कोठी खास है, वजीर की कोठी है, और दादी माँ का महल है इसके अंदर। ठीक, फिर देखिए और क्या है इसके अंदर, जवाहर बुर्ज बना हुआ है, और फतेह बुर्ज है, फतेह बुर्ज भी लिख लेना साथ साथ में, फतेह बुर्ज ये भी लिखे। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन से है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर वो भी इसके अंदर बने हुए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे भरतपुर किले के अंदर आप लोगों के आरबीएससी में इतनी जानकारी है, और किलों की ही इतनी जानकारी है। इसके अलावा क्या है, 2 लाइनें दे दी, उसमें दे दिया कि ये किले और हैं राजस्थान में। अब मैं कहूँ ये यही नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। जैसे कि आरबीएससी वाले डिटेल में क्या देना भूल गए, बयाना का किला देना भूल गए, बाला का किला देना भूल गए, ठीक है, शेरगढ़ का किला देना भूल गए डिटेल में, शाहबाद दुर्ग देना भूल गए डिटेल में। बहुत सारे ऐसे किले हैं जो डिटेल में और आने चाहिए थे। ठीक है, तो अगली बार आरबीएससी यदि हमें कहेगी कि भैया कैसे क्या करना है, तो बताएंगे कि ये किले तो और आपने छोड़ दिए, ये तो महत्वपूर्ण है। हाडोती का किला लिया ही नहीं आपने,
हाडोती के शाहबाद दुर्ग वगैरह कहाँ है, शेरगढ़। धौलपुर का शेरगढ़ कहाँ है, किला। सिर्फ नाम देने से क्या होगा, तो ये चीजें भूल गए, लेकिन आप लोगों को पढ़नी है। मैंने बताया ना, राजस्थान के दुर्ग लिख के सर्च करें, अपन ने 7 या 8 क्लासे दी है राजस्थान के दुर्ग की, उसमें सारे किले करवाए विद डिटेल, विद डायग्राम, विद नोट्स मेकिंग पैटर्न। तो आप लोगों को तो कहीं पिछड़ने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें जो दिया वो पढ़ लेते हैं। बयाना का किला, ठीक है, ये जो है इसे सोनितपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसे सोनितपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक बाला का किला और है, बावनगढ़ का लाडला, ठीक है ना। आंख का किला जिसे कहा जाता है, बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है, कुआरा किला कहा जाता है, बाला का किला, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। शेरगढ़, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आरबीसी में सीधा हाडोती। शेरगढ़ दुर्ग है कहाँ, बारा के अंदर है, ठीक है, परवन नदी के किनारे। एक शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है। दोनों ही शेरगढ़ का नाम शेरशाह सूरी के नाम पे पड़ा, अफगान शासक शेरशाह सूरी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। एक तिमनगढ़ का किला जो है वो करौली के अंदर है, लेकिन करौली के जो किला है, मंडरायल का किला एक और बना हुआ है यहाँ, ठीक है, मंडरायल का किला और बना है जो ग्वालियर किले की कुंजी कहा जाता है। एक बसंतगढ़ का किला है जो सिरोही के अंदर है। सोजत और कुचामन के किले मारवाड़ क्षेत्र दियोड़ो। अब देखो सोजत का किला मैं आप लोगों को डिटेल लिखवा दूं, पाली के अंदर है। कुचामन का किला जो है वो आप लोगों के कहाँ है, ये है डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। ये कुचामन का जिला है, इसकी एक लाइन जरूर लिख दो कि इसे जो है जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, जागिरी किलों का सिरमौर। और यदि एक लाइन इसी क्लास में से लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कुचामन किले के बारे में कि ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन महारानी जाय के पास नहीं हो सकता, इसलिए इसे सामंती दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या लिखोगे, ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन महारानी जाय के पास नहीं हो सकता, कि ये जो है सामंती दुर्ग के रूप में जाना जाता है, ये पूछा जाता है। अच्छा, एक आप लोगों को पता अनखलो किलो कहता, सिवाना दुर्ग को कहते हैं अनखलो किला, और एक कुचामन दुर्ग को भी अनखलो किला के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग कहाँ है, ये सीकर के अंदर है। और इसके अलावा देखो सिवाड़, कालग, कांकोड़, खंडार आदि जो है पूर्व जयपुर दे रखे हैं, जैसे कि कुछ चले गए, जैसे सिवाड़ का किला सवाई माधोपुर के अंदर चला गया ना, तो ये जो है कुछ चीजें ऐसे आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इतो दियोड़ो तो भी मैं बता दियो, फिर भी आप लोग, मैंने बताया फिर बता देता हूं एक बार कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जीजीडी लिख के सर्च करना है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जानकारी जैसे बताइए, इनकी डिटेल जानकारी करवा रखी है, कुछ नहीं होगा, 1 आध घंटा और लगेगा, लेकिन आपके संपूर्ण नोट्स बन जाएंगे यदि कोई बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं। बाकी अपने जीजीडियंस पुराने जुड़े हुए हैं उनके तो बने हुए हैं ये सारे नोट्स, या आपके पास में जीजीडी वन लाइनर किताब है तो उसके अंदर देखना डिटेल, उसको कहते हैं कि वन लाइनर नाम है उसका, लेकिन उसके अंदर डिटेल देखना सारी दे रखी है। वस्तुनिष्ठ के अंदर अपने जैसा आरबीएससी है तो आरबीएससी के बेस उसके ऊपर आती है, उसकी बेस है, उसके अंदर भी एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है आप लोगों को। आरबीएससी पुस्तकों में जो दी है उससे तो ज्यादा ही दी है, इसीलिए ये बैच चलाया है कि इससे ज्यादा आप लोगों को जो है पढ़ना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ही आगे जो अपन को पढ़ने हैं वो है राजस्थान के मंदिर और शिल्प है, लेकिन वो अब अपने जो है अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास के अंदर किलों को ही सेपरेट रखते हैं, अगली क्लास में मंदिर स्पेशल सेपरेट अपन उसको पढ़ेंगे। तो अगली क्लास कब आएगी, कल आएगी। और एक जानकारी जो मैं पहले लास्ट क्लास में भी दे चुका कि अगले वीक में यानी सोमवार से जो अपने शुक्रवार क्लासें आती है, अगले वीक में क्लासेस डिस्टर्ब रहेगी, हो सकता है सोम से गुरु आपके क्लास नहीं आए या सोम से बुध नहीं आए, मैं कुछ समय बाहर रहूंगा इसलिए, तो जब भी मैं वापस आ जाऊंगा तब आपको बता दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम ऐप नहीं चल रहा है, टेलीग्राम पे बैन लगा रखा है सरकार ने, इसलिए ये सूचना आप लोगों को हो सकता है कि सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो, तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अपने इसी यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जाओ और कल जो है इस पे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड व्हाट्सएप चैनल का पोस्ट किया और लिंक भी पोस्ट किया, उससे जुड़ जाना, जो जरूरी सूचना है वो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है यूट्यूब के माध्यम से तो मिल ही रही है, जब टेलीग्राम शुरू हो जाएगा वापस तो टेलीग्राम से आप लोगों को सूचनाएं मिलने लग जाएगी। फिलहाल टेलीग्राम पे बैन है, इसलिए बता रहा हूं कि अगले वीक में क्लासेस डिस्टर्ब रहेगी। जो नियमित विद्यार्थी है उनको तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि 3 क्लास में लगातार ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई सोमवार से आने वाली क्लासेस जो है थोड़ी सी आप लोगों के रुकेगी, ठीक है, डिस्टर्ब रहेगी, वहां पे मैं बाहर रहूंगा तो क्लासेस नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। यदि इसके बाद भी कोई कमेंट करके पूछता है कि गुरुजी आज क्लास क्यों नहीं आई, तो इनको मतलब भाई तू रेगुलर तो कौन है, तू तो विजिटर है भाई, या मुझे रेगुलर है तो तू जो इन्फॉर्मेशन वाली चीजें भी स्किप करे, स्किप नहीं करनी है, अभ्यास करते रहो। साथ साथ में हजारों प्रश्न दे दिए आप लोगों को, जीजेडी ऐप सभी के डाउनलोड होना चाहिए,
राजस्थान के 5 लाख बच्चों ने जो है जेजेडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है, 5 से ज्यादा ही है आंकड़ा, है ना। तो आप लोग भी डाउनलोड करके अभ्यास अपने सुनिश्चित कर लीजिए ताकि आप लोग वंचित नहीं रहे इसके बाद में। सोल्ड आउट हो गया तो बाद में पछताओ। ठीक है, चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।